Good morning, all of you. And the topic which we are discussing today is of class 10th political science chapter 2, that is फेडरलिज्म, यानी कि हिंदी में बात करें तो संघवाद। तो संघवाद यानी कि फेडरलिज्म होता क्या है? जब गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में बटी होती हैं, तो उसी को फेडरलिज्म बोलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ये फेडरलिज्म है क्यों, मतलब कि वाई फेडरलिज्म इज इम्पोर्टेंट या फिर वाई फेडरलिज्म इज देयर। तो आप खुद सोचिए कि अगर सारी की सारी पावर्स जो है वो किसी एक पर्सन के हाथ में या किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के हाथ में हो जाएगी, तो वो एक तरीके की डिक्टेटरशिप जैसा फील नहीं होगा, मतलब वहां पे एक तरीके का जो तानाशाही जैसा फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति है जिसके पास में सारी पावर्स हैं, वही जो मर्जी कर सकता है पूरी कंट्री के साथ में, तो वो एक तरीके से राजा जैसा ही तो हुआ कंट्री के लिए। तो ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, पावर्स जो है वो एक जगह पे एक्यूमुलेट ना हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्या कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। और पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जब दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट में होता है, तो उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? उस कंसेप्ट को बोलते हैं फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म बेसिकली क्या है? क्लियर है कि दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जब पावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो उसे फेडरलिज्म बोलते हैं। अब ये जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है उसके अंदर दो या दो से ज्यादा जो हम लेवल्स की बात कर रहे हैं वो कौन से लेवल्स हैं? तो पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी चैप्टर के अंदर हमने ये समझा था कि दो या दो से ज्यादा जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, वो वही लेवल है कि जैसे कि स्टेट लेवल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल, फिर स्टेट लेवल और फिर लोकल गवर्नमेंट का जो लेवल है, यही वो दो या दो से ज्यादा के लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो ये मतलब कि अब आप समझिए कि ये जो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ये कंट्रोल किसको कर रहे हैं? तो ये सेम सिटीजन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखिए डीडीए भी हमारे को कंट्रोल, मतलब एमसीडी भी हम पे कंट्रोल कर रही है, ठीक है। उनके भी अपने उनके रूल्स भी हम मान रहे हैं। फिर अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है, केजरीवाल गवर्नमेंट है, उसके भी रूल्स हम मान रहे हैं। फिर जो मोदी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके भी रूल हम मान रहे हैं। तो बेसिकली ये सब रूल किस पे कर रहे हैं? ये सब शासन किस पे कर रहे हैं? ये सब सेम सिटीजन, सेम उन्हीं निवासियों पे कर रहे हैं जो कि इस देश के अंदर रहते हैं। लेकिन हर किसी का अपनी एक फिक्स जुरिस्डिक्शन है, मतलब कि एक अपनी एक सीमा है कि ये इसी हद तक काम कर सकता है, ये इतना ही काम कर सकता है। तो तीनों के अपनी शक्तियां, मतलब कि अपनी जो पावर्स हैं वो सब, वो क्या क्या रूल बना सकती हैं, वो सब, कि कौन कौन कितना कितना टैक्स कलेक्ट करेगा, वो सब, ठीक है, कौन क्या काम संभालेगा, वो सब कुछ संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही डिसाइड करके दिया हुआ है, ठीक है, पहले ही फिक्स करके दिया हुआ है। इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। इसके अलावा जो मतलब कि मैंने आपको बता दिया कि जो इनकी लिमिट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही सेट कर रखी है, ठीक है। लेकिन जो वो मतलब कि जो भी कोई मतलब कि रूल्स होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट की मंजूरी होना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि जो भी बंदा सीट बेल्ट नहीं लगाएगा उसको 2000 रुपए का चालान लगेगा। तो ये रूल बनाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पूरी कंट्री के लिए बनाया, लेकिन ऑप्शन था स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में कि वेदर दे वांट टू इम्प्लीमेंट दिस रूल और नॉट, मतलब कि वो इस कानून को अपने स्टेट के अंदर लागू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उनके पास था इसका अधिकार। तो जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी थी जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी भी थी जिनको लगा कि नहीं यार, हमारी जो स्टेट है वो इतने अमीर नहीं है, यहाँ के लोग इतने अमीर नहीं है कि वो 2000 रुपए का जो है वो जुर्माना भर सके, तो उन्होंने इसको नकार दिया, उन्होंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया कि हम अपने स्टेट में इसको लागू नहीं करेंगे। तो इस तरीके से होता है। इसके अलावा क्या है, कोर्ट्स के पास में जो वो सुप्रीम पावर्स होती हैं, ठीक है, फेडरलिज्म के अंदर, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है, मतलब कि संविधान के अंदर भी छेड़छाड़ कर सकता है कि भाई ये वाला जो रूल संविधान के अंदर है ये ठीक नहीं है, इसको बदलो, ऐसा करो, ठीक है। और साथ ही में जो डिफरेंट गवर्नमेंट के लेवल्स है ना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, उनकी पावर्स के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है, उनकी पावर्स को भी कम ज्यादा कर सकता है, ठीक है। एक आइडियल जो है वो फेडरल सिस्टम कौन सा होता है? जिसके अंदर जो है वो दो एस्पेक्ट्स हो, ठीक है। मतलब आइडियल फेडरल सिस्टम वो होता है, मतलब एक सबसे मतलब कि सही संघवाद सिस्टम वो होता है जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट हो, मतलब एक दूसरे पर भरोसा करते हो, एक दूसरे के काम पे भरोसा करते हो, और एग्रीमेंट हो टू लिव टुगेदर, मतलब कि साथ में चलने का एग्रीमेंट उन्होंने कर रहा हो कि हम दोनों साथ में काम करके अल्टीमेटली देखिए दोनों का जो मतलब कि एक प्रोस्पेक्ट है, दोनों ही जो मतलब कि गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों का जो आइडियल सिस्टम है, जो दोनों का सोचने का तरीका है, वो तो यही है ना कि बस देश का भला हो, ठीक है, अल्टीमेटली कंट्री का जो बेनिफिट होना चाहिए। तो वो दोनों ही काम तो वो एक ही कर रहे हैं, तो इसीलिए जो वो दोनों साथ में चल के काम करेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अलावा क्या है इसके अंदर कि जो है वो मतलब कि
जो बड़ी यूनिट है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका पार्ट की तरह काम करे स्टेट गवर्नमेंट। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पार्ट की तरह काम करे स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये ना करे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कमियां निकाल रही है कि देखो इसने ये नहीं किया, हमने ये किया, इन्होंने ये नहीं किया, हमने ये किया, बल्कि एक साथ में काम करे कि देखो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई काम दिया है तो वो स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करवा दे, आगे उसको लागू करवा दे, ताकि बेसिकली जो देश की तरक्की है वो रुके नहीं। इसके अलावा क्या है, सेकंड रूट क्या है कि जो लार्ज कंट्रीज है वो क्या करती है, अपनी पावर्स को डिवाइड कर देती है, ठीक है, स्टेट्स के अंदर और फिर नेशनल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। मतलब इसके दो रूट्स जो मैंने बताया, पहला तो ये है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट है वो साथ में आकर के जो है वो बड़ी यूनिट बना दे, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो ही ना। इसके दो तरीके क्या है, मतलब फेडरलिज्म के दो तरीके हैं। छोटी कंट्रीज क्या करती हैं कि छोटी छोटी जो कंट्रीज है, मतलब जो छोटे छोटे जो स्टेट्स है, मतलब राज्य है, उन सभी की जो गवर्नमेंट है वो मिल करके, मतलब वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती ही नहीं है, सब में स्टेट गवर्नमेंट्स होती है और मिल करके काम करते हैं सारे, तो वो बिगर यूनिट की तरह काम करती है। पर जो बड़ी कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो कंट्री है उसने अपनी जो पावर्स है उसको डिवाइड कर रखा है किसके अंदर, छोटी छोटी स्टेट्स के अंदर, ठीक है, और फिर स्टेट्स की अपनी अलग गवर्नमेंट है और नेशनल गवर्नमेंट अपनी अलग है, ठीक है, इस तरीके से। तो इंडिया में ऐसा चलता है। अब फेडरलिज्म इन इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में फेडरलिज्म किस तरीके से है। तो हमारे यहाँ का जो फेडरलिज्म है वो बेसिकली तीन तरीके की जो है वो फेडरलिज्म पे बिलीव करता है, ठीक है। तीन तरीके की फेडरलिज्म का मतलब क्या है, 3 टायर ऑफ, मतलब कि आप कह सकते हो पॉलिटिकल इंडिया, या फिर 3 टायर ऑफ पावर्स, ठीक है। अब ये 3 टायर ऑफ पावर का मतलब क्या है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप जानते ही हो, वो गवर्नमेंट जो कि मतलब कि पूरी कंट्री पे एक तरीके से कंट्रोल करती है। स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर कंट्रोल करती है और लोकल गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर जिला या फिर हम कहें एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कंट्रोल करती है। शहरों के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है उसका मतलब क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या डीडीए। जबकि जो गांव है उसके अंदर सेंट्रल जो लोकल गवर्नमेंट है उसका मतलब क्या होता है, वहां पे लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है बेसिकली पंचायत का जो सिस्टम होता है, ग्राम पंचायत और पंचायत का जो सिस्टम होता है। अब जो मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्लियरली डिवाइड कर रखा है कि तीनों जो मतलब कि गवर्नमेंट्स हैं, लोकल मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और यूनियन मतलब जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो पावर्स है, उनकी जो एरिया ऑफ कंट्रोल है उसको ठीक से डिवाइड करके दिया हुआ है। तो यूनियन गवर्नमेंट की सबसे पहले बात करते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी पावर्स जो है वो मेनली आती है। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर सबसे पहली चीज आती है डिफेंस ऑफ द कंट्री, मतलब कि कंट्री के जो डिफेंस के अफेयर्स हैं, मतलब कि जो कंट्री की सुरक्षा से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं वो सभी कौन संभालता है, उस पर नियम बनाना, उस पर कोई रूल्स बनाना, वो सभी कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट करती है। फिर इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स पे ध्यान देना, मतलब कि कंट्री के बाहर दूसरी कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस रहेंगे, किस कंट्री से क्या आएगा क्या जाएगा, ये सब फॉरेन अफेयर्स को संभालना। और बैंकिंग सिस्टम्स को रखना, जैसे आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, उसके रिगार्डिंग रूल्स बनाना, उन पर कंट्रोल करना, सब कुछ किसका काम है, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। और ये जो मतलब कि लिस्ट बनाई ना मैंने, 3 चीजें बताई मैंने आपको, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स बताया और बैंकिंग बताया, ये तीनों किसके अंडर आते हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। यूनियन लिस्ट से मतलब क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है, इसीलिए इन तीनों को यूनियन लिस्ट बोला जाता है। मतलब जो जो चीजें इनके अंडर आती है वो यूनियन लिस्ट है। फिर ऐसे स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के अंदर क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स है या कौन कौन से काम है। तो पुलिस, उस पर्टिकुलर स्टेट की जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। ट्रेड जो है, ट्रेड का मतलब व्यापार, बिजनेस जो है पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, कैसे चलेगा, कौन सा चलेगा, बिजनेस के लिए क्या क्या रूल्स रहेंगे, वो सब कुछ। कॉमर्स मतलब कि सामान को एक तरफ से खरीदा दूसरी तरफ बेचा, सर्विसेज आ गई, ये सब कुछ किसके अंडर आता है, ये भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के आता है। एग्रीकल्चर पे कितना टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी चीजें फसलें उगाई जाएंगी, कौन सी नहीं उगाई जाएंगी, किन फसलों पर किन एग्रीकल्चर पे सब्सिडी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, सब कुछ किसका काम है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का काम है, इसीलिए इसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं। एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि दिल्ली जो है वो क्या है, दिल्ली के अंदर एक स्पेशल केस है कि मैंने अभी आपको बताया कि पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेकिन दिल्ली की जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। स्पेशल केस है दिल्ली, क्योंकि ये राजधानी है ना पूरी कंट्री की, इसीलिए यहाँ पे स्पेशल केस है कि यहाँ की जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि जो केजरीवाल सरकार है उसके अंदर नहीं आती, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। फिर एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी लिस्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसी चीजें जिसके अंदर दोनों गवर्नमेंट को अधिकार है
रूल बनाने का, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन के रिगार्डिंग एक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, जो अभी पिछले साल लागू हुई थी। एक होती है स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एजुकेशन पॉलिसी, जैसे एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई, और अभी दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट अपना दिल्ली बोर्ड लेके आ रहा है, ठीक है। दिल्ली का अपना बोर्ड होगा, सीबीएसई बोर्ड के अलावा दिल्ली का बोर्ड होगा। तो ये क्या है, ये दोनों ने अपने अपने रूल बनाए, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट है, मतलब जिसके अंदर दोनों ही रूल बनाते हैं। फॉरेस्ट के रिगार्डिंग दोनों ही रूल बनाते हैं कि अगर कंट्री के फॉरेस्ट है तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है उस पर, तो वो रूल बनाता है, और जिस स्टेट के अंदर आता है तो वो भी उस पर रूल बनाता है। ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं, तो ये जैसे मतलब कि व्यापारी संगठन होते हैं बहुत सारे, तो ये बिजनेस जो कर रहे होते हैं ना, जैसे मान लो कि मार्केट एसोसिएशन वगैरह होती हैं, इन्होंने अपने यूनियन बना रखे होते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी रूल्स जो है वो दोनों ही बनाते हैं। इसके अलावा मैरिज के रिगार्डिंग रूल्स होते हैं। मैरिज के रिगार्डिंग का मतलब क्या होता है, मैरिज के रिगार्डिंग अब मैरिज सर्टिफिकेट्स बनते हैं, ठीक है। सरकार जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट बना के देती है आपको कि अगर आप शादीशुदा है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका। तो वो सर्टिफिकेट के जो रूल रेगुलेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अपने हैं। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया की। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब पावर एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट और फिर दूसरी गवर्नमेंट से तीसरी गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसफर होती जाती है, आगे 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 बढ़ती चली जाती है, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसके अलावा जो बेसिक आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन का वो यही है कि बेसिकली जितना हो सके पावर को और छोटे लेवल तक ले जाना, ताकि एक आम आदमी जो है वो सरकार के टच में रह सके। जैसे एग्जांपल के लिए आज मुझे कोई परेशानी है, ठीक है, मेरे को कोई समस्या है, तो मैं डायरेक्ट मोदी से तो मिल नहीं सकता, उसने फोन कर नहीं सकता कि भाई मेरे को ये परेशानी है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। केजरीवाल तक भी जाना पॉसिबल नहीं। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपनी लोकल एमसीडी तक जा सकता हूँ, वहां पे अपनी बात रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसके पीछे का लॉजिक यही है कि आम आदमी तक गवर्नमेंट जो है एक्सेसिबल रहे, मतलब आम आदमी तक सरकार की पहुंच हो, ठीक है, मतलब कि हर आदमी तक पहुंच सके और किसी को भी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान वहीं के वहीं हो सके। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो है वो मतलब कि लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छी खासी जो है वो मतलब इंपॉर्टेंस दी गई है। क्यों? क्योंकि आखिरकार सबसे ज्यादा सही मायने में टच में कौन है जनता के साथ में, लोकल गवर्नमेंट है। तो लोकल गवर्नमेंट को सबसे इंपॉर्टेंट बताता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। और वो बोलता है कि लोकल गवर्नमेंट जिस कंट्री की अच्छी होती है वो कंट्री सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके अलावा क्या है, वुमेन का जो मतलब कि रिप्रेजेंटेशन है, अगर वो बढ़ता है तो उससे भी बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट मिलता है, ठीक है, पूरी कंट्री को, ठीक है। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जब जब पॉलिटिक्स के अंदर बढ़ेगा तो उससे पूरी कंट्री को बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि अगर वुमेन का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वुमेन नेता नहीं होंगी, मतलब कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो वुमेन नहीं होंगी, तो उससे क्या होगा कि मैन अपने अपने बारे में सोचते रहेंगे कि हम ये कर लें, अपने लिए कर लें। लेकिन अगर वुमेन भी जो है वो नेता होंगी, वुमेन भी पॉलिटिक्स में जाएंगी, तो उससे वो सभी वुमेन के लिए और वुमेन्स के लिए सोच पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फेडरलिज्म का चैप्टर जो है वो यहाँ पे खत्म होता है, संघवाद यहाँ पे खत्म होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।